वही है। हेलो, हाँ अथरा साहब। हाँ नमस्ते। ठीक है सर। हाँ वो योगेश जी से बात हुई थी अपने वाले से। हाँ और मैं अरे sorry, वही है। हेलो, हाँ अथरा साहब। हाँ नमस्ते। ठीक है सर। हाँ वो योगेश जी से बात हुई थी अपने वाले से। हाँ और मैं थोड़ी देर बाद करूँ क्लास में हूँ तो। एक मिनट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठोस अवस्था की केवल परिभाषा लिखाई थी मैंने। ठीक है, अब अपने को पता है एक द्रव है और एक द्रव्य है। ठीक है, और द्रव्य की कितनी अवस्थाएं पाई जाती है? 3। ठोस, द्रव, गैस। तो और दूसरी बात है कि ठोस अवस्था में कण बहुत ही पास पास स्थित होते हैं, द्रव अवस्था में कण थोड़े दूर दूर होते हैं, और गैसीय अवस्था में कण बहुत दूर। ठीक है, तो आकर्षण बल किस में ज्यादा होगा? ठोस में। कौन सा अवस्था में? ठोस अवस्था। ठीक है, तो इसकी परिभाषा अपन ने लिखी है कि द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, और अवयवी कण जो अपन ने ये परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, और ये आयन भी हो सकते हैं, जिसमें अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराण्विक बलों के द्वारा संकुलित, और संकुलित को शब्द बोला है क्लोज्ड पैक्ड अवस्था में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। अब बात करते हैं कि ठोसों के सामान्य गुणधर्म क्या है। पहले वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद में अपन सारी बातें लिख देंगे। तो अब बात आती है कि ठोसों के सामान्य, और ठोसों के सामान्य गुण क्या होते हैं उनकी बात करते हैं कि ठोस अवस्था के सामान्य गुणों की बात करते हैं। ठीक है, अरे पहले समझ लो फिर बाद में लिखूंगा। पहली कि ठोस अवस्था के सामान्य गुणों की बात करें तो पहला जो गुण होता है वो गुण होता है कि ठोस दृढ़ होते हैं। दृढ़ होते हैं। ठीक है, दृढ़ का मतलब जो पिचकते नहीं है। ठीक है, पत्थर पत्थर पे आप दबाव लगाओ, क्या उसकी आकृति में परिवर्तन होता है? नहीं। तो ठोस क्या होते हैं? दृढ़ होते हैं। दूसरा, इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। आकार और आयतन निश्चित होता है, ये सबको पता है। ठीक है, कि आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होता है। मैं पत्थर को यहाँ से मंगल पे भी ले जाऊं तो उसका आकार वही रहेगा और उसका आयतन भी वही रहेगा। जैसे पत्थर घनाभ की आकृति का है तो घनाभ का आयतन चाहे मैं यहाँ निकालूं चाहे अमेरिका में निकालूं, दोनों का निश्चित आयतन है। वो पानी की तरह या द्रव की तरह अपना आयतन चेंज नहीं करता, सॉरी पानी की तरह अपना आकार चेंज नहीं करता है, आयतन तो पानी का भी समान ही रहता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि ठोसों में असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। इसका असंपीड्यता का, कंप्रेस करने पर उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब मैं इस पे दबाव लगाऊं तो भी ये कंप्रेस्ड नहीं होती है, अर्थात असंपीड्यता का गुण पाया जाता है। चौथा,
कि ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल, शब्द बोल रहा हूं, ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल जो होता है वो परबल होता है या सबसे ज्यादा होता है। किससे सर? सबसे ज्यादा ठोस में होगा, फिर द्रव में होगा और फिर गैस में होगा। ठीक है, और गैस में तो आगे जाके बिल्कुल कम हो जाता है, और इसीलिए अपन कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा ठोसों में, उसके बाद में द्रवों में और उसके बाद में गैसों में। एक शब्द होता है अंतराणविक दूरी, ये मैं ठोस के लिए बना रहा हूँ। ठोस में कण बहुत ही पास पास है, द्रव में कण थोड़े से दूर दूर है, और गैस में तो कण बहुत ज्यादा दूर है। अंतराणविक दूरी का मतलब दो अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। ठीक है, या उसी को अंतर नाभिकीय दूरी भी कहा जाता है। देखो शब्द बोला है अंतर नाभिकीय दूरी, और अंतर नाभिकीय मतलब दो नाभिकों के मध्य की दूरी। ठीक है, और इस देखो ये दूरी है, एक ये दूरी है, एक ये दूरी है, और एक ये दूरी है। तो सबसे ज्यादा दूरी कहाँ पे है? ये। और सबसे कम कौन सी में है? और सर बिल्कुल सही है कि सर अंतराणविक आकर्षण बल परबल होगा तो कण बहुत ही पास पास होंगे, कण बहुत ही पास पास होंगे। तो अपने को पता है कि ठोसों में सर अंतराणविक आकर्षण बल सबसे परबल होता है, और इसीलिए इसमें अंतर आणविक जो दूरी होती है वो न्यूनतम होती है। अंतराणविक दूरी क्या होती है? न्यूनतम। नेक्स्ट बोल और देखते हैं छठे गुण की बात करें। ठोसों में जो विसरण का गुण होता है वो नगण्य होता है या नहीं होता है? ठीक है, ठोसों में विसरण का गुण नगण्य या नहीं होता। पहले तो बात करूं कि सर ये विसरण है कई चीज। ठीक है, जब तक अपन विसरण नहीं देखेंगे तब तक ये गुण तो बाद की बात है। ठीक है, ये विसरण क्या होता है? 11th क्लास बायोलॉजी वाले कितने बच्चे? ठीक है, हाँ मुझे बताइए ये विसरण क्या होता है? किसी भी द्रव के बहने की क्षमता शांता कहलाती है। शांता होती है कि द्रव अधिक तेजी से बह रहा है वो कम शान है, जबकि द्रव जो धीमी गति से बह रहा है वो शान। गैस के फैलने की क्षमता, ये भी सही है। मेरे को मैं गैस द्रव में एक शब्द चाहता हूं जो उसका मेन पॉइंट हो, विसरण। पिछले साल प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी है ना, पादप। हाँ, परासरण और विसरण आया था बिल्कुल। प्लांट फिजियोलॉजी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं रे? हाँ यस, देखो बिल्कुल सही है। पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना क्या कहलाता है? विसरण। और पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन जो करना विसरण कहलाता है, और इसमें कोई एटीपी नहीं लगती है। मतलब इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ऊर्जा नहीं लगती है विसरण के करैक्टर के लिए। अब बात करें सर कोई ऐसा एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल है, देखो। देखिए, आपकी गैस की टंकी में जो है सांद्रता ज्यादा होती है, ठीक है, और वायुमंडल में सांद्रता कम होती है। बच्चे के दिमाग में तो पहला ही पॉइंट यह आता है, गैस की टंकी में सांद्रता कब ज्यादा होने लगी और वायुमंडल में क्या हो रही है? कम। ऐसा हो सकता है क्या कि गैस की टंकी में तो सांद्रता ज्यादा है और वायुमंडल में सांद्रता कम है? मेरी बात को मान रहे हो क्या? सेटिस्फाई है? कैसे? मैं तो नहीं हूँ satisfied। ठीक है, वायुमंडल में तो इतनी सारी गैस है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि गैस की टंकी में सांद्रता ज्यादा है और वायुमंडल में सांद्रता कम है। ऐसा कितने बच्चे मान रहे हैं? मतलब कोई नहीं मान रहा है? ठीक है, और
ठीक है, गैस की टंकी में सांद्रता ज्यादा है, बिल्कुल। कैसे? सांद्रता का मापन आपने पिछले साल पढ़ा होगा, सांद्रता को मोल पर लीटर में मापा जाता है। सांद्रता आगे अपन पढ़ेंगे विलियन में। सांद्रता होती है मोल पर लीटर, अर्थात 1 लीटर में उपस्थित मोलों की संख्या। अरे सर, वो तो मोलरता होती है, और मोलरता का ही दूसरा नाम क्या है? सांद्रता। अब देखो, सुनना, मैं यहाँ पर एक टंकी का आयतन देखता हूँ 15 लीटर। ठीक है, 15 लीटर की टंकी होती है, और 15 लीटर की टंकी में 15 लीटर ही गैस होती है। 15 लीटर की टंकी में 15 लीटर क्या होती है? गैस। ठीक है, अब देखो, यहाँ आयतन है 15 लीटर। ठीक है, क्या इस जगह 15 लीटर गैस है क्या? अरे भाई, इतने से आयतन में क्या 15 लीटर गैस है? नहीं है सर। और नहीं है मतलब यहाँ सांद्रता कम है। सांद्रता मापी जाती है मोल पर लीटर। वहां 15 लीटर में 15 लीटर गैस है, मतलब 1 लीटर में 1 लीटर गैस। क्या इस आयतन में 1 लीटर गैस है? नहीं है। वहां पर गैसों को उच्च दाब पर संपीड़ित किया गया है, जबकि यहाँ वायुमंडल में गैस तो ज्यादा है। मैं शब्द बोल रहा हूं, वायुमंडल में गैस तो ज्यादा है पर उसकी सांद्रता कम है, क्योंकि कण बहुत ही दूर दूर है। समझ में आया? और इसीलिए आपको पता हो तो गैस की टंकी में से गैस लीकेज हो जाती है तो वो वायुमंडल में आसानी से फैल जाती है, क्योंकि वहां पर होता है विसरण। और विसरण का मतलब है कि पदार्थ की अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। क्या वहां ऊर्जा लगी है? नहीं लगी है। दूसरा एग्जाम्पल देखना विसरण का। परफ्यूम की शीशी को खोल दो या इत्र की शीशी को खोल दो कमरे में, पूरे में क्या हो जाएगी? जो है वही सुगंध हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इत्र की खुशबू ज्यादा थी, वहां सांद्रता ज्यादा थी, और वहां कम थी। ठीक है, और ये तीसरा और एग्जाम्पल देखना। आप लाल दवा सॉरी पानी से भरी बाल्टी है, और पानी से भरी बाल्टी में क्या करो, एक जो है पानी से भरी बाल्टी में आप लाल दवा, ठीक है, और जो कैमेनोफोर है उसको एक पोटली में बांधो और इसमें डाल। ठीक है, डालने के बाद में वो नीचे जाएगी, और नीचे जाएगी तो यहाँ कैमेनोफोर की सांद्रता क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो कैमेनोफोर है पूरी बाल्टी में फैल जाएगा। मतलब बाल्टी में सांद्रता क्या थी? कम थी, तो वो सांद्रता जो है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, यहाँ से पहले यहाँ से फैलता जाएगा और पूरी बाल्टी क्या हो जाएगी? लाल। यही तो बता रहे हैं कि विसरण क्या होता है? पदार्थ की अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन। ठीक है, तो गैसों में तो विसरण का गुण होता है सर, कुछ मात्रा में सर द्रवों में भी होता है, और आपने देखा है गैसों में सबसे ज्यादा विसरण का गुण होता है। एक गैस यहाँ है, ठीक है, टायर वहां जल रहे हैं तो भी आपको गंध आ जाती है, वो किसके द्वारा है? विसरण से। क्योंकि टायर वहां जल रहे हैं मतलब वहां गैस की सांद्रता ज्यादा है। रसोई की खुशबू सभी जगह फैल जाती है, वो भी विसरण ही है। तीसरा, द्रव सॉरी गैस में होती है, द्रव में भी होती है, पर ठोस में नहीं होती है। मैं पत्थर यहाँ रख दूं, क्या पत्थर में ताकत है जो वहां तक चला जाए? नहीं, मतलब उस कोने तक नहीं जा पाएगा, और उसमें विसरण का गुण नहीं। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? क्योंकि कई बार जो है एग्जामिनर अपने को कहता है ये विसरण का गुण कैसे क्या होता है, बच्चा सीधा लिखता है सगेश, वो कहता है कि ये है क्या, ये जो विसरण विसरण अपन कर रहे हैं ये मेनली है क्या? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन।
एग्जाम्पल पूछे तो सर कैमन पानी से भरी बाल्टी में कैमन डाल दी जाए तो पानी का पूरा रंग क्या हो जाता है, लाल। इत्र से भरी जो है शीशी से ढक्कन खोल दे तो पूरे कमरे में क्या हो जाएगी, खुशबू। अगरबत्ती पूरे कमरे में, और अगरबत्ती जो होती है ठोस से सीधी गैसीय अवस्था में जाती है, उदरपातन होता है, और उदरपातन होता है तो आपको पता है कि उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। नेक्स्ट है सर गैस, जो है अपने गैस की टंकी का थोड़ा सा भी खोलो, अपने आप गैस पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, वहां 1 किलोमीटर दूर टायर को जलाओ तो भी उसकी खुशबू वहां दूर तक आती है, वो भी क्या है, विसरण है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि केमनोफोर जिसे पोटेशियम परमैंगनेट लाल दवा कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां पॉइंट कि ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। ठोसों का घनत्व क्या होता है, सर्वाधिक, और ठोसों का घनत्व सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इस पॉइंट को भी समझा रहा हूं। और 8वां पॉइंट है कि ठोस को गर्म करने पर या ठोस का ताप बढ़ाने पर वह द्रव अवस्था में जो है परिवर्तित हो जाता है। और यहाँ शब्द लिख रहा हूं मैं, अधिकांश ठोसों को गर्म करने पर, अधिकांश ठोसों को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, उसे गलनांक कहते हैं। और जिस ताप पर यह क्रिया होती है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। बर्फ को गर्म करूं तो जल में बदल जाएगा। ठीक है, ये गल गया है, देखो नाम पड़ा है गलनांक, बर्फ क्या हो गया, गल गया। ठीक है, और इसीलिए नाम क्या पड़ गया, गलनांक। ठीक है, और ये है गलनांक, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका गलनांक बिंदु है, जिसे अपन मल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और शब्द सर अधिकांश क्यों लिखाया, कारण क्योंकि कुछ ठोसों को गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ठोसों को गर्म करने पर सीधे कौन सी अवस्था में, गैसीय, और वो कारक जो है करेक्टर कहलाता है उदरपातज। सॉरी, उस करेक्टर को कहते हैं उदरपातज, और ये जो है गुण है उदरपातक। ठीक है, तो कुछ समझ में आया? अरे भाई बोलो, पहले इसको लिख लेने, फिर अपन 2 करेक्टर की बात करते हैं। लिख, हाँ लिखो, पहला ठोस अवस्था की परिभाषा लिखना, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, और अवयवी कण के आगे कोष्टक में क्या लिखोगे, परमाणु, अणु या आयन। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन प्रबल अंतराण्विक बलों के द्वारा प्रबल अंतराण्विक बलों के द्वारा संकुलित, और संकुलित को इंग्लिश में जरूर लिखना, संकुलित, और संकुलित को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्लोज्ड पैक्ड। संकुलित या क्लोज्ड पैक्ड अवस्था में, क्लोज्ड पैक्ड अवस्था में होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। लिख दिया भाई। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ठोस अवस्था। नेक्स्ट लिखो, ठोसों के सामान्य गुण। अरे दोनों को समझ में तो आ रहा है ना सर? ओके ओके, लिखो ठोसों के सामान्य गुण। पहला, ठोस दृढ़ होते हैं।
पहला लिखना ठोस दृढ़ होते हैं। दूसरा लिखना ठोसों का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। ठोसों का आकार तथा आयतन निश्चित होता है। तीसरा पॉइंट लिखना ठोसों में संपीड्यता का गुण अनुपस्थित होता है। ठोसों में संपीड्यता का गुण अनुपस्थित होता है। और संपीड्यता का गुण अनुपस्थित है मतलब क्या है भैया? असंपीड्यता। क्या है भाई? असंपीड्यता। ठीक है, ठोसों में संपीड्यता का गुण अनुपस्थित है मतलब वो असंपीड्य होते हैं। चौथा पॉइंट लिखना ठोसों में अंतरा आणविक बल। ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है। ठोसों में अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे प्रबल होता है। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में। फिर और गैस। नेक्स्ट लिखो ठोसों की अंतरा आणविक दूरी। ठोसों की अंतरा आणविक दूरी न्यूनतम होती है। ठोसों की अंतरा आणविक दूरी न्यूनतम होती है। ठोसों की अंतरा आणविक दूरी क्या होती है? न्यूनतम। नेक्स्ट लिखो ठोसों में विसरण का गुण। ठोसों में विसरण का गुण नगण्य या अनुपस्थित होता है। ठोसों में विसरण का गुण नगण्य या अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो ठोसों का घनत्व। ठोसों का घनत्व द्रव व गैस की तुलना में अधिक होता है। ठोसों का घनत्व द्रव व गैस की तुलना में अधिक होता है। द्रव और गैस की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अधिकांश ठोसों को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकांश ठोसों को गर्म करने पर वह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। उसे गलनांक कहते हैं। तथा जिस ताप पर ये क्रिया होती है उसे गलनांक बिंदु कहते हैं। ओके, हाँ। अधिकांश शब्द क्यों लिखाया? सबको पता चल गया ना? क्यों लिखाया भाई? कुछ बेस में होते, क्योंकि कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो कुछ ठोस जिनको गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं।
और उनका यह गुण उदरपातज कहलाता, सॉरी उनकी ये क्रिया उदरपातज और गुण क्या कहलाता है, उदरपातज। तो अपनी कॉपी के सिर पे ये लिख दो, तो सीधा किस में बदल रहा है, गैस। और ठोस को गर्म किया, और गर्म करने का निशान डेल्टा होता है, आपको पता है कि ठोस को गर्म किया, और गर्म किया तो किस अवस्था में चला गया, गैसीय अवस्था। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, पिछले साल जो है आर्मी जीडी की परीक्षा थी, तब उसने सब्लिमेशन शब्द दिया था। उदरपातन को ही क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। और देखो अपन कहते हैं हिंदी मीडियम की परीक्षा थी, सर इंग्लिश मीडियम वाला शब्द कैसे दे दिया, ठीक है। और उसने जो है शब्द ऐसे, उसके हिसाब से ये हिंदी है, क्या कर दिया, हिंदी। आप कह भी नहीं सकते साहब हिंदी मीडियम में नहीं दिया, तो ध्यान रखना। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है, ये तो थे गुण। अब इन दो गुणों की अपन वापस चर्चा कर दें, ठीक है, जिनमें एक गुण तो अपन ने देख लिया कि ठोस को गर्म करोगे तो किस अवस्था में जाएगा, द्रव अवस्था। ठीक है, और उसको गलनांक कहते हैं। और गलनांक शब्द इसलिए आया क्योंकि बर्फ गलता है, और गलता है तो क्या हो गया, गलनांक। ठीक है, पर एक शब्द आता है, उसकी बात करते हैं कि सर ठोसों का घनत्व जो है वो द्रव और गैस की तुलना में ज्यादा होता है, और ऐसा क्यों है। मैं तो नहीं मानता, मैं तो कह दूं गैस का घनत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वायुमंडल में तो 78% गैस है। भाई आज आप मेरी जगह आप होते तो आप कहते थे कि सर गैस का घनत्व मान लेते हैं, कोई प्रूफ है कि, ठीक है, बिल्कुल। देखो इधर मैं तीनों की आकर आयतन बराबर बनाता हूँ, ठीक है, और तीनों का आयतन बराबर बना रहा हूँ। ये ठोस है, ये द्रव है, और ये गैस। अब अपन कणों की बात करें तो आपको पता है कि सर ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत ही पास पास, कण बहुत ही पास पास होते हैं, ठीक है। और कण ये है सर पास पास होते कण। जो द्रव होते हैं उनमें कण जो होते हैं थोड़े दूर दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो थोड़े कम होंगे, ठीक है। और गैस की अवस्था में तो कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, और बहुत ही दूर दूर होते हैं। तो ये आपको घनत्व कहते हैं किसको, घनत्व होता है द्रव्यमान बटेवा आयतन, द्रव्यमान बटेवा आयतन। ठीक है, क्या मैं आयतन का मान 1 कर दूं, या 1 सेंटीमीटर क्यूब, या 1 मीटर क्यूब कर दूं सभी जगह। मतलब आयतन को मैं क्या कर दूं, इकाई आयतन कर दूं। तो आप परिभाषा क्या बोलोगे कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहा है, यही तो बोलोगे। सर आयतन का मान 1 कर दिया तो जो घनत्व है वो m के बराबर हो गया, और आप परिभाषा बोलते हैं कि इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को ही घनत्व कहा जाता है। मतलब मैं कह दूं कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका घनत्व ही ज्यादा होगा। अब तीनों में डायग्राम में आप खुद देख सकते हो कि जो परमाणु है उनका आकार और जो है द्रव्यमान तो बराबर ही है, ठीक है। तो किसका सबसे ज्यादा द्रव्यमान है, ठोस का, ठीक है। अब भाई एक कमरा है, कमरे की साइज बराबर है, एक बार इस कमरे में 30 बच्चे बैठे, एक बार 20 बच्चे बैठे, और एक बार 15 बच्चे बैठे, तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान कब होगा, 20 बच्चे, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा इसका द्रव्यमान है, और इसीलिए इसका सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम द्रव्यमान है तो इसका सबसे कम घनत्व। समझ में आया, ठीक है। कई बार ये भी पूछा जाता है, इसलिए अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। अपन रटते हैं कि सर घनत्व ठोस का सबसे ज्यादा होता है, और प्रूफ भी करना आना चाहिए अपने को। ये तो थे ठोस और ठोसों के सामान्य गुणधर्म। अब ठोसों को जो है अलग अलग आधार पे, ठीक है, दो जो है भागों में बांटा गया है। जैसे बात करूं, सब कोई भी अपन वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, और वर्गीकरण करते हैं तो उनका कोई न कोई आधार होता है, ठीक है। जैसे अपन क्लास स्कूल में 2A और B सेक्शन करते हैं तो उनका आधार क्या होता है, मैथ्स और बायो,
तो यही तो आधार होता है कि मैथ्स वाले ए सेक्शन में चले जाओ और बायो वाले बी सेक्शन में चले। ठीक है, कई बार अपन लंबाई के आधार पे भी उनका वर्गीकरण करते हैं कि भाई 5 फुट से ज्यादा वाले इधर आ जाओ, ठीक है, और 5 फुट से कम वाले, जो उनका जो भी क्राइटेरिया रहता है, जैसे सेना भर्ती में इनकी लंबाई वो लगा रहता है, ठीक है, उससे ज्यादा हो गया तो उसको, ठीक है, अंदर, नहीं तो बाहर। ठीक है, मैं एक शब्द बोलूं, मैंने कहा, ठीक है, 27 मील जो है 1 किलोमीटर दूर है, क्या ये अपूर्ण वाक्य है कि पूर्ण वाक्य है? मैंने शब्द कहा कि 27 मील 1 किलोमीटर दूर है, ये पूर्ण है क्या अपूर्ण है? अपूर्ण वाक्य है। कौन सा वाक्य है? अपूर्ण। आप कहेंगे सर कहाँ से है, उसका आधार बिंदु तो कहाँ है, कि वो यहाँ से है कि पीपली चौराया से है कि या कृषि मंडी से है, उनका कोई न कोई आधार तो होगा। मैं कहूं अब कि यहाँ से 27 मील 1 किलोमीटर दूर है, तो पूर्ण वाक्य है कि सर बिल्कुल जो है आप आधार बता रहे हैं, तो कोई भी वर्गीकरण होता है तो उसका क्या होता है? आधार होता है। ठीक है, आधार होता है, और इसी आधार में कि उनकी कणों की व्यवस्था क्रम के आधार पर ठोसों को 2 भागों में बांटा गया है। इसके आधार पे, कणों की व्यवस्था के आधार पे, कणों की व्यवस्था के आधार पे ठोसों को 2 भागों में बांटा, और 2 भाग कौन कौन से हैं उनकी बात करें तो एक भाग होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। बिल्कुल सबने पढ़ा हुआ होगा, नाम भी सुना होगा। ठीक है, एक होता है क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। ठीक है, सबने पढ़ा है, नाम तो सुना ही होगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ठीक है, अब होता क्या है उसकी बात करते। ठीक है, क्रिस्टलीय ऐसी ठोस जिनके अवयवी कण, और अवयवी कण कौन कौन हो सकते हैं? परमाणु, आयन, तीनों हो सकते हैं। परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं, और आयन। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण परमाणु, अणु या आयन त्रिविम में निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में होते हैं। त्रिविम में निश्चित ज्यामिति व्यवस्था में होते हैं। त्रिविम, और त्रिविम का मतलब होता है 3D। त्रिविम का मतलब क्या होता है? 3D, मतलब जिसके एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो, और जेड एक्सिस। ठीक है, और इसका कोई उदाहरण बता सकता है कि 3D मुक्त आकाश में घूमता हुआ पक्षी 3D में गति कर रहा है, मुक्त आकाश में घूमता हुआ, जैसे इसकी जो गति होती है वो गति कौन सी है? 3D की गति है, क्योंकि उसका एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, और जेड एक्सिस भी है। मुक्त आकाश में बॉल को घुमा दो, उसका एक्स एक्सिस भी होता है, वाई एक्सिस भी होता है, और जेड एक्सिस भी होता है। ठीक है, तो जो है ऐसे ठोस जिनकी त्रिविम में निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय। और अक्रिस्टलीय की परिभाषा क्या बोलूंगा? ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं। ठीक है, और निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, दूसरा बात करते हैं कि इन ठोसों को काटने पर, इन ठोसों को काटने पर, ठीक है, अपन उसको काटने हैं और काटने पर वो 2 भागों में बट जाते हैं। ठीक है, सर किसी को भी काटोगे तो 2 भागों में तो बटेगा ही, और 2 समान भागों में बट जाते हैं तथा उनकी नई सतह, ठीक है, सपाट व चिकनी, मतलब बिल्कुल स्मूथ होती है। जैसे कि बात करूं, इसको मैं काटूं बीच में से काटूंगा तो 2 नई सतह बनेगी। ठीक है,
और दो नई सतह बनेगी और दोनों ही जो सतह हैं वो स्मूथ और जो है सपाट, ठीक है, सपाट और चिकनी होती है, ठीक है। इधर तो दोनों काटने पर, और काटने को एक शब्द दिया जाता है विदलन, क्या शब्द दिया जाता है? विदलन, ठीक है। काटने पर दो समान भागों में विभाजित होते हैं तथा नई बनी सतह सपाट व चिकनी होती है, ठीक है। जबकि इधर काटते हैं तो कटेगा तो वो दो भागों में ही कटेगा, पर दोनों जो नई सतह बनेगी वो कुरदरी होती है और असमान होती है। एक तो शब्द बोला है कुरदरी और एक शब्द बोला है असमान, ठीक है। कुरदरी और असमान होती है। इनमें जो कण है वो निश्चित व्यवस्था क्रम में होते हैं, ठीक है। कल इसका डायग्राम पढ़ाएंगे अपन आते ही कि उनके जो कण होते हैं बिल्कुल निश्चित क्रम में होते हैं, और इसीलिए इसको कहा जाता है दीर्घ परासी व्यवस्था। एक शब्द आता है दीर्घ परासी व्यवस्था, ठीक है। बहुत ही अधिक दूरी तक इनके कण जो होते हैं वो निश्चित क्रम में होते हैं, और निश्चित क्रम में होने के कारण ही उनको कहा जाता है दीर्घ परासी व्यवस्था, ठीक है। अब देखो इनके तो कण जो होते हैं ऐसे ही जमे हुए, ठीक है। इनके एक बढ़ा आगे, एक छोटा, एक वापस बढ़ा, या दो छोटे, मतलब उनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। और उनके सीक्वेंस जो होता है अधिक दूरी तक सही नहीं होता। पर एक सीमित क्षेत्र में बात करूं, शब्द सुनना, एक सीमित क्षेत्र में, मतलब यहाँ देखूं तो एक बड़ा है और एक छोटा है, तो एक सीमित क्षेत्र में तो जो है वो क्या है, एक पैरेलल समांतर चल रहे हैं। यहाँ देखो तो सर एक बड़ा है और एक छोटा है, मतलब एक सीमित क्षेत्र में तो निश्चित है ही, ठीक है। अभी तुम जो है कैसे भी बैठ जाओ, पर मैं एक कुछ जो है दो बच्चों में तो बता सकता हूँ कि ये तो सही बैठे हुए, ठीक है। तो ये जो कण होते हैं ये अधिक दूरी तक तो निश्चित नहीं होते, पर एक सीमित क्षेत्र में, शब्द बोल रहा हूं मैं, एक सीमित क्षेत्र में निश्चित होते हैं, और इसीलिए इसको कौन सी व्यवस्था कहते हैं? लघु परासी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? लघु परासी व्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका जो गलनांक होता है, इनका गलनांक तीक्ष्ण व उच्च होता है। इनका जो गलनांक होता है वो तीक्ष्ण व उच्च होता है। तीक्ष्ण और उच्च की बात करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट आता है, और इनका जो गलनांक होता है वो अनिश्चित होता है। उनका निश्चित भी होगा, तीक्ष्ण भी होता है और उच्च होता है, जबकि इनका गलनांक निश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है, अर्थात अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित, ठीक है। अनिश्चित की भी बात करेंगे अपन कल कि अनिश्चित क्यों होता है, और इनका जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, तीक्ष्ण होता है और उच्च होता है। क्या टाइम है? 5 मिनट बाकी है, ठीक है। तो मैं इनकी एक एक परिभाषा लिखवा देता हूँ, तो लिखो, लिखना। हाँ, कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, ठोसों का वर्गीकरण, ठीक है। एक तरफ लिख देना क्रिस्टलीय और एक तरफ लिख देना अक्रिस्टलीय, बीच में दीवार क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, और समझ गए ना, ठीक है। एक तरफ क्रिस्टलीय है और एक तरफ अक्रिस्टलीय। अरे भैया मैं कब तेरे को बिल्कुल, ठीक है। एक तरफ क्रिस्टलीय है, लिखना
ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, आगे नहीं लिखाऊंगा उसको, जो नहीं समझ में आ रहा उसको नहीं लिखा है। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। लिख दिया। उधर लिखो, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण त्रिविम में निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अक्रिस्टलीय। यहीं तक रहने दो।